नमस्कार, मैं प्रत्यक्ष। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं बीपीएससी की 64वीं परीक्षा से लेकर के वर्तमान तक के हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का एक-एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे वार्षिक स्तर पे, ठीक है? हर जैसे 64वीं, 65वीं, 66वीं, 67वीं यहाँ तक का मैं सॉल्व करूँगा, उसका आंसर सहित मैं विश्लेषण करूँगा, ठीक है? तो आइए, ये प्रश्न 64वीं का है और 64वीं का खंड 1 का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। अवहट से क्या अभिप्राय है? अवहट की व्याकरणिक एवं शाब्दिक विशेषताओं का शोधारण स्पष्ट कीजिए। यानी इसमें पूछ रहा है अवहट भाषा क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। और दूसरा पूछ रहा है अवहट की व्याकरणिक एवं शाब्दिक विशेषताओं का शोधारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, उत्तर में हमें भूमिका पहले करना है, फिर जाके इसका मेन बॉडी करना है, फिर अंत में निष्कर्ष देना है, ठीक है? तो भूमिका में हम क्या लिखेंगे? भूमिका में लिखेंगे, देखिए, अवहट शब्द संस्कृत शब्द अपभ्रष्ट का तद्भव रूप है, ठीक है? ये जो अवहट है, ये संस्कृत का अपभ्रष्ट का तद्भव रूप है। 9वीं से 11वीं सदी के बीच प्रचलित अवहट भाषा को आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों ने, वर्तमान में जो आधुनिक भाषा वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अवहट भाषा को स्वतंत्र भाषा माना है। हालांकि यह भाषा 14वीं शताब्दी तक दिखाई देती है। यानी ये प्रचलित थी कब? 9वीं से 11वीं शताब्दी तक, ठीक है? लेकिन 14वीं शताब्दी तक भी कुछ कम मात्रा में दिखाई देता था, लेकिन कुछ दिखाई देता था, ठीक है? इसकी विशेषताएं जो है, वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, संदेश शासक जैसी रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देता है, जिसे अवहट भाषा को केंद्र में रखकर 3 आधारों पर समझी जा सकती है, जो अवहट के भाषाई महत्व को दर्शाती है, ठीक है? अब वो 3 आधार क्या-क्या होंगे, हम उस 3 आधार को इस तरह से पॉइंट में करके लिखेंगे, ठीक है? या हम इस तरह से एरो दे करके ऐसे करके लिख सकते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है? तो यहाँ पे ध्वनि के आधार पर लिख देंगे, फिर यहाँ व्याकरण के आधार पर, फिर यहाँ शब्दकोश के आधार पर, फिर इसके नीचे जो हमें पॉइंट लिखना है इससे रिलेटेड, फिर इसके नीचे भी ऐसे करके लिखेंगे। चूंकि हमारे पास स्पेस कम था, इसलिए मैंने इसे इस पॉइंट में ही लिखा, ठीक है? तो पहला आ जाता है ध्वनि के आधार पर, दूसरा व्याकरण के आधार पर, फिर शब्दकोश के आधार पर, ठीक है? फिर पहला देखेंगे ध्वनि के आधार पर। इसके अंदर आ जाता है ए, औ जैसे अतिरिक्त स्वर आ जाते हैं। री के स्थान पर अ, ई, ए का प्रयोग होता है। अकारण अनुनासिकता, उदाहरण निद्रा को निंद्रा हो गई, नींद हो गया। धूत जुआ हो गया। क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण, द्वितीयकरण का ही ये अगला चरण है, ठीक है? जैसे अज का आज, सज का साज, ऐसे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आकारांत में परिवर्तित हो जाता है, उदाहरण उपआस, उपास। ड़, ढ जैसे नए व्यंजनों का प्रयोग होता है। अल्प प्राण तथा महाप्राण व्यंजनों का परिवर्तन, उदाहरण मेघ, मेह, मुख, मोह। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है व्याकरण के आधार पर। चूंकि व्याकरण के आधार पर तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, बहुत सारी चीजें आ जाते हैं, वचन वगैरह सब आ जाते हैं, इसलिए इसके अंदर भी हम पॉइंट बनाएंगे। तो व्याकरण के आधार पर पहला पॉइंट लिखेंगे संज्ञा तथा कारक व्यवस्था में, ठीक है? इसमें क्या है, सभी प्रतिपादिक स्वरांत हो गए हैं, अधिकाधिक आकारांत होने लगे हैं, और फिर निर्विभक्ति का प्रयोग हुआ है, उदाहरण में राम रावण मारा, इस तरह का शब्द मतलब वाक्य आने लगा है। कुछ प्रयोगों में स्वतंत्र प्रसर्गों का विकास हुआ है, उदाहरण शौ, के ही आदि। हिंग प्रायः ही हो गया है, उदाहरण जल ही होने लगा है। लिंग संरचना में देखेंगे तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 आ गए हैं, ठीक है? वचन व्यवस्था में एक वचन, बहुवचन, ठीक है? सर्वनाम व्यवस्था में नए प्रयोग हुए हैं, उदाहरण हौ, तुम, उन। ये उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, और फिर ये अन्य पुरुष है। विशेषण व्यवस्था में देखेंगे कृदंतीय विशेषण विकसित हुई है, उदाहरण कहत, नटत आदि। क्रिया संरचना में कृदंत के सहारे क्रिया का निर्माण हुआ है, उदाहरण लागत, करत आदि। काल संरचना में देखेंगे वर्तमान, भूतकाल, भविष्यत काल, उदाहरण में दे देंगे जात, थका, खाई। इस तरह के अवहट भाषा में उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं।
अब तीसरा देखेंगे शब्दकोशीय विशेषताएं। शब्दकोशीय विशेषताओं के अंतर्गत आ जाता है तद्भव शब्द का, इसमें जो है तद्भव शब्द का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, ज्यादातर प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए दीठी, लोयन आदि देशज शब्दों का भी अधिक विकास हुआ है। उदाहरण गुंडा, हांडी इत्यादि। विदेशी शब्द अपभ्रंश की तुलना में अधिक हुए हैं। कशीदा, खुदाई ये सभी विदेशी शब्द हैं। तत्सम शब्दों का तीव्र पुनरागमन हुआ है। उत्तम, कटाक्ष इत्यादि। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार कथ्यगत एवं शिल्पगत स्तर पर भी अवहट की विशेषताएं निम्नलिखित रूप से देखे जा सकते हैं। ये तो ऊपर हम देख लिए व्याकरणिक रूप में, अब कथ्यगत भी देख लेते हैं, शिल्पगत और कथ्यगत। ठीक है, तो कथ्य के स्तर पर देखेंगे, कथ्य के स्तर पर वीर गाथा पूर्ण रचना का विकास, जो परंपरा आदिकाल व रीतिकाल में भी पनपी हुई थी। ठीक है, तो धर्म संबंधी रचना, उदाहरण पौम शरीय। वीर काव्य रचना में उदाहरण है पृथ्वीराज रासो का। संध्या भाषा में सिद्धनाथ साहित्य का रचना हुआ है। लोक काव्य में संदेश शासक, विशल देव रासक, रासो ये सब का रचना हुआ है। अब शिल्प के आधार पर दे देंगे। शिल्प के आधार पर क्या होगा, मासिक मात्रिक छंद का शुरुआत हुआ है इसमें, उदाहरण दोहा, चौपाई आदि का। नए काव्य रूपों का विकास हुआ है, उदाहरण रास काव्य आदि। काव्य रूढ़ियों का विकास, उदाहरण सुखसुखी संवाद, याद होगा आप लोगों को जब पढ़े होंगे, सुखसुखी संवाद है, मंगलाचरण आदि का। दोहा चौपाई की करवाहट शैली का भी विकसित हुआ है इसमें। ठीक है, इस तरह से हम इसका मेन बॉडी बना लिए। ठीक है, अब मेन बॉडी बना लिए, अब इसका जो है हम निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक है, तो निष्कर्ष में यहाँ पे क्या करेंगे हम, निष्कर्ष में सार रूप में निष्कर्ष या तो देंगे कुल मिलाकर सार रूप में। इस तरह से नहीं लिखना है कि निष्कर्ष दे देंगे वहां से शुरू करेंगे। इस तरह से एक छोटा सा निष्कर्ष बनाएंगे और सकारात्मक होना चाहिए और उसकी कुछ अच्छी बातें लिखेंगे। यदि हम नकारात्मक चीज लिखेंगे भी तो उसे हम शुरू में लिख देंगे और अंत जो करना है हमें हमेशा सकारात्मक ही करनी है। ठीक है, तो देखिए निष्कर्ष में देखते हैं, निष्कर्ष में मैंने क्या लिखा। सार रूप में यह देखा जा सकता है या कहा जा सकता है कि संस्कृत की भाषा शब्द अपभ्रष्ट एवं अवहट दोनों समानार्थी प्रतीत होता है। ठीक है, संस्कृत के सरलीकरण की जो परंपरा पाली से शुरू हुई थी वह अपभ्रंश में आकर हिंदी के निकट होने लगी और अवहट में उसके विकास तीव्र होने लगे। अवहट की एक विशेषता यह भी मानी गई है कि इसमें हिंदी की आधुनिक बोलियां मूलभूत रूप से दिखाई देने लगता है। कीर्तिलता में तो विद्यापति ने स्पष्टतः संस्कृत की तुलना में अवहट को वरीयता देने की बात कही है, जो इस उदाहरण में द्रष्टव्य होता है। एक उदाहरण हम नीचे दे देंगे, उदाहरण में दे देंगे कि बहुत, ये तो सबको याद होता है ज्यादा स्टूडेंट को। शक्य वाणी बहुजन भावई, पाऊ रस को मम न पावई, देशिल बाना सब जन मिट्टा, तंत संजम पाऊ अवहट्टा। ये हो गया एक प्रश्न का मैंने आज सॉल्यूशन करा है। इसी तरह से मैं हर प्रश्न को एक एक करके इसी तरह से अपने से लिख करके सॉल्यूशन कराऊंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं एक बेहतर मॉडल आंसर तैयार करके आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूं। तो क्योंकि मुझे भी समस्या हुई है कि मुझे इस तरह से कोई एक मॉडल आंसर जो परफेक्ट होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। तो कोई भी आंसर तो वैसे अपने आप में परफेक्ट होता नहीं है, लेकिन एक प्रयास मेरा है इससे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर आंसर लिख सकूँ और आप लोग भी इसमें इससे बेहतर लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही मेरा सबसे परफेक्ट आंसर है। तो आप लोग को ये एक आइडिया हो जाएगा कि इस तरह का आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले आंसर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।